हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू न्यूज़ एनालाइज हिंदी। द हिंदू न्यूज़ से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं हम उनको आपके सामने लेके आए हैं वन पेज। आज है 25 मार्च। हम बात करते हैं टू द पॉइंट। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं पूरे द हिंदू न्यूज़ के। अब आप मैं बाद में जो दिखाऊंगी विद आपको थ्योरी बेस दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन सा पॉइंट मतलब कौन सी चीज़ कैसे कहाँ पे हुई है। हम देखते हैं पहले कॉलेजियम के बारे में। जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली लेकिन ये संविधान में निहित नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ और न्यायाधीशों के साथ मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं। न्यायिक नियुक्ति का आर्टिकल जो भी है 124 और 217 के आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है। और इस कॉलेजियम की जो उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एस वी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में प्रथम न्यायाधीश के मामले के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ADR बनाम भारत संघ 1993 में ये हमें देखा गया था कि कॉलेजियम की प्रणाली की शुरुआत की गई है, मतलब 1993 में। अब तृतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति 1998 में की गई थी। NJAC राष्ट्रीय न्यायिक 99 संविधान संशोधन को 2014 की नियुक्ति आयोग के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित करता है। और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में देखने को मिलता है, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। अब हम बात करते हैं पोस्ट्योरी ग्लेशियर। ये हमें पेरू में देखने को मिलता है। डार्ट टू DTV मतलब इसका उद्देश्य क्या है? मतलब इस DTV का उद्देश्य क्या है कि जैसे कि दवा प्रतिरोध तापोदिक टीवी का जीनोम अनुक्रमण का आयोग करके पता लगाना। प्रथम अफ्रीका भारत प्रमुख सहभागी अभ्यास कहाँ पर है? तांजानिया। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो हमें अफ्रीका में देखने को मिलता है प्रथम। अब हम बात करते हैं सुगना वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ कहाँ पे है? जैसे कि चंडीगढ़ में शुगना झील के पास में और शिवालिक पर्वतमाला के तलछटी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और शुगना झील मानव निर्मित झील है जो वस्तुकार ही कारोसियल 1958 में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं होर्मुज जल डमरू मध्य अरब प्रायद्वीप और ईरान के बीच सक्रिय जलमार्ग UAE ओमान में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपनी थ्योरी बेस आर्टिकल पे। जो मैंने आर्टिकल उसमें पढ़ाए हैं वो थ्योरी बेस वो मैं भी आपके सामने लेके आई हूँ। अब हम बात करते हैं 25 मार्च में। ये भी उसी का ही है, मतलब दोनों को मैंने 1 पेज और 2-3 पेज में काउंट करके किया है। न्यायिक जिम्मेदारी मतलब न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय के जज के मामले में कॉलेजियम ने उनके स्थानांतरण का आदेश पारित किया। मतलब जो कॉलेजियम होता है उन्होंने स्थानांतरण का जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का जो आदेश होता है वो पारित किया। जज वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से दूर करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया जाएगा। मतलब उन्होंने जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाएगा। वहाँ पर ये कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होंगे। इसकी जांच प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस वनी की जांच के लिए 3 सदस्य समिति बनी जिसमें पुनाज और हरियाणा पणजी और हरियाणा उच्च न्यायालय हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। इसमें जज पर आरोप लगाया गया था कि आपके यहाँ घर पर कैश जो मिला था उसके बारे में जो कार्रवाई हो रही है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है कि जज की प्रक्रिया चल रही है, कॉलेजियम के द्वारा उन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने न्यायालय की एक जाल शामिल किया है। ये समिति अधिक संघर्ष से जांच करेगी। इस जांच की कोई भी समय सीमा नहीं है। जस्टिस वर्मा से सभी न्याय कार्य हटाए गए हैं। मतलब उन पर पाबंदी अभी नहीं लगाई गई क्योंकि अभी उनकी जो भी सबूत है वो सामने नहीं आएगा कि कैश उनके द्वारा लाया गया था या किसी और ने रखा गया था। राज्यसभा के सभापति ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। न्यायिक नियुक्ति और आयोग के अधिनियम के बारे में चर्चा पुनः शुरू करेंगे। 2014 में न्यायिक नियुक्ति और जिम्मेदारियों को कर कानून के पास किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको रद्द कर दिया था। अब हम बात करते हैं जज पर एफआईआर करने की मांग के लिए याचिका दायर की गई थी। मतलब जब उन पर सभी आरोप लगाया गया तो ये एफआईआर करने की भी याचिका दायर करी गई है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, नागपुर में बुलडोज़र। मतलब नागपुर में एक बुलडोज़र चलाई गई थी, उसके बारे में देखेंगे। नागपुर नगर निगम में वहाँ हुई हिंसा के आरोप 2 लोगों के घरों को तोड़ा गया बुलडोज़र द्वारा। इनके घरों की अवैध वाताकार तोड़ा गया था, मतलब अवैध तोड़ा गया था। उनको नहीं नोटिस दिया गया था कि आपको इतने दिनों के अंदर आपको ये खाली करना है, ना ही कुछ। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इसके लिए नगर निगम की आलोचना की है। मतलब आलोचना की है नगर निगम से कि आपको बिना नोटिस दिए आपने किसी के घर क्यों तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बुलडोजर कार्रवाई किए जाने की गाइडलाइन बनाई थी। इस प्रस्ताव उनका उल्लंघन किया गया था। मतलब जो सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया था। अब हम बात करते हैं नरेगा जॉब कार्ड। मतलब जो नरेगा के जो कार्ड होते हैं उनको जो कार्ड को काटा गया है, मतलब वो प्रस्तुत मतलब ख़त्म कर दिए हैं ज़्यादातर। जैसे कि कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे एक जगह कर रहा हो काम और दूसरी जगह जाके वो करने लगता है तो उसका जो कार्ड होता है वो एक जगह से कट जाता है। जो जहाँ पे कार्य कर रहा होता है उसके वहीं पे चलता है। पिछले 4 वर्षों में देश भर में 10.43 करोड़ नेट जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए, मतलब उनको काट दिया गया था। इसके लिए समांतर सरकार के आधार बेस्ड पेमेंट पर जोर देने की जिम्मेदारी माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें बेस्ड पेमेंट जो होता है वो बेस्ड जा रहा है। ऐसे रद्दकरण सिर्फ ग्राम सभा की सामाजिक ऑडिटिंग के बाद ही किए जा सकेंगे। और मजदूर की स्थायी विस्थापन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, पंचायत की शहरी क्षेत्र की घोषित किया जाएगा। मतलब जो पंचायत होते हैं गांव में उनके द्वारा उन्हें सूचित किया जाएगा कि वो यहाँ पर हैं या नहीं। और नकली सिद्ध होने की मृत्यु पर भी रद्द कर, मतलब जो जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको नकली सिद्ध किया जाएगा और मृत्यु होने पर उनके भी जो जॉब कार्ड है उनको भी रद्द कर दिया जाएगा। रद्द किए गए कार्ड की जानकारी 30 दिन तक सार्वजनिक की जाएगी, उस पर आपत्ति की जा सकती है। मतलब 30 दिन तक वो बताया जाएगा कि हाँ ये हमने रद्द किया है, उसके बाद ये सार्वजनिक लिया जाएगा सभी के। वर्ष में न्यूनतम 2 बार ग्राम सभा इन निर्णयों की अनुमति देगी। मतलब जो ग्राम सभा है वो वर्ष में 2 बार अनुमति इनको निर्णय करेगी, चेक करेगी कौन जिंदा है, कौन यहाँ पर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, अमेरिका और शिक्षा मंत्रालय। अमेरिका के जो शिक्षा मंत्रालय हैं वहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को बंद किया गया है। क्यों? अमेरिका की जो ट्रम्प सरकार की जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसको बंद किया गया है। इसकी वजह क्या है? 1979 में बनाया गया था। मतलब जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसको बनाया गया था। अमेरिका में शिक्षा राज्य का केंद्रीय क्षेत्र है, लेकिन केंद्रीय विभाग कुछ सहयोग करता था और राष्ट्रव्यापी नीति बनाता था। सरकार का कहना है कि अब तक $3 ट्रिलियन खर्च किए गए, लेकिन इस निवेश का कोई लाभ नहीं मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में मूर्त लाभ ढूंढना विचित्र प्रक्रिया में मंत्रालय विद्यार्थियों की अधिक सहायता देता था, विशेषकर संसाधनहीन लोगों को। इस निर्णय की न्यायिक चिंताएं मिलेगी तथा कांग्रेस को भी इसे पास करना होगा। मतलब वहाँ पर उनको इस स्कूल से उन्हें लाभ नहीं मिला था तो इसको बंद कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं एक्वालाइजेशन लेवी। भारत सरकार है जो 1 अप्रैल को डिजिटल विज्ञापनकर्ताओं पर लगाने वाली एक्वालाइजेशन लेवी हटाने की योजना बना रही है। विदेशी विक्रेता कंपनियों को अत्यधिक लाभ होगा। 2020 में ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी 2% लेवी लगती थी, लेकिन अब 2024 में उसको हटाया गया है। अब अमेरिका से निषेधात्मक कार्रवाई की खबर के कारण इसको हटाया जाएगा। अमेरिका से इस कार्रवाई को हटाया जाएगा। अभी विदेशी कंपनियों की विज्ञापन से प्राप्त राशि पर भी सरकार 6% टैक्स लगाती। जैसे कि फ्रेंड्स हम यूट्यूब से
टेलीग्राम पे, मतलब यूट्यूब से जो इंस्टाग्राम पे हम किसी भी चीज़ पे अपने वीडियो एड्स वगैरह लेते हैं, उनको जो पैसे लेते हैं, जो ऐप वाले होते हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब 2024 में इसको हटाया जाएगा और ऐसे उनका भारतीय कंपनियों के साथ संपर्क रखने के लिए किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, भारत और चीन संबंध। मतलब भारत के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। भारत और चीन के संबंध में पिछले कुछ समय से सुधार देखने को मिले हैं। भारत की प्राथमिक राष्ट्रीय आर्थिक विकास ऐसे में चीन के साथ बेहतर संबंध आवश्यक है। अमेरिका में ट्रंप ने विश्व के महाशक्तियों के साथ सहयोग बढ़ाया है और पुराने सहयोग के साथ छोड़ा दिया है। मतलब जो अमेरिका ट्रंप हैं, जो राष्ट्रपति, उन्होंने महाशक्तियों के साथ कार्य किया है और पुराने जो साथ दिए हैं उनको छोड़ दिया गया है। रूस यूक्रेन इसका सीधा उदाहरण है। आने वाले दिनों में भारत और चीन में से अधिक चीन का मतलब भारत को छोड़कर वो चीन को सुन सकता है। अगर भारत और चीन में युद्ध होता है तो वो भारत मतलब चीन का साथ देंगे। इसके लिए भारत अब चीन के साथ संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा है। भारत अपने सैन्य शक्तिकरण में निवेश कर रहा है, तब तक चीन के साथ संबंध में स्थायित्व आवश्यक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, भोजन का व्यर्थ होना। मतलब हमारे ऑल इंडिया में भोजन का बहुत वेस्टेज होता है। जैसे कि बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में फूड वेस्ट संसूचक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में 1.05 बिलियन टन भोजन व्यर्थ किया गया है। ये बहुत दुखद बात है। कुल उपलब्धता का करीब 20% है। मतलब इसका जो उत्पादन होता है, उपलब्ध होता है, वो 20% होता है। इस समस्या में भारत की वैश्विक रैंक नंबर 1 पर है। मतलब जो हमारा भारत है खाना वेस्ट करने में नंबर 1 पर आता है। विश्व में 78 करोड़ लोग भूख का शिकार हैं, लेकिन 20 करोड़ लोग भारत में, जो 20 करोड़ हैं वो भारत में भूख के शिकार, भूखमरी से देखने को मिलते हैं। भारत में भारी उत्पादन लेकिन सप्लाई चेन की समस्या के कारण वेस्ट बहुत अधिक हो रहा है। घरेलू स्तरों पर समस्या, अधिक राशन की खरीद, गलत अनुमान के साथ भोजन बनाया जाना, रेस्टोरेंट सुविधा की कमी देखने को मिलता है। 61% भोजन घरेलू स्तरों में व्यर्थ होता है। इसका प्रयोग पर भी भारी प्रभाव देखने को मिला है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you, friends.